हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर कुमुद दीक्षित और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल के क्लासेस में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक होगा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैंने अभी बताया प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था और इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका मेन पर्पस जो लाने का था बाय इंडियन गवर्नमेंट, दैट वाज टू एड्रेस द चैलेंजेस। उस समय जो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी या जो रिक्वायरमेंट्स थी एजुकेशन सिस्टम में, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए और एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जिससे कि हमारे देश में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ये इसका लाने का पर्पस था गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर हम देखें कि क्या नीड थी, इसको और इलेबोरेट करके अगर हम देखें कि क्या नीड थी कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये लेके आना पड़ा, तो अगर हम फर्स्ट नीड को देखें तो दैट इज़ लो एनरोलमेंट रेट। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे, स्पेशली गर्ल्स या फिर ऐसे बच्चे कि जो कि सोशली डिसएडवांटेज या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, वो जनरली स्कूल में एनरोल नहीं हो पाते हैं इन प्रॉब्लम्स की वजह से। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन का मेन पर्पस था कि एजुकेशन को यूनिवर्सली एक्सेस कराया जा सके, नॉट ओनली टू द वन हु इज़ प्रिविलेज, जो कि एजुकेशन को ईज़िली अफोर्ड कर सकता है या फिर स्कूल्स में आराम से एडमिशन ले सकता है, लेकिन ऐसे ग्रुप को टारगेट किया जा सके जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है। जैसे कि फीमेल्स हैं, उनको जनरली घर में बिठा देते हैं और स्कूल में एजुकेशन देने के लिए नहीं भेजा जाता है, या सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, तो उनमें भी ये पाया गया कि वो स्कूल्स में एनरोलमेंट नहीं लेते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं। तो ये एक कारण था, लो एनरोलमेंट रेट, जिसकी वजह से प्रोग्राम ऑफ एक्शन लेके आया गया। उसने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज़ वन रीज़न वाई वी आर नॉट हैविंग मच एडमिशंस इन द स्कूल। देन देर इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट दिस प्रोग्राम ऑफ एक्शन इट सॉ वॉज हाई ड्रॉप आउट रेट। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे कि जो स्कूल में एडमिशन्स तो ले लेते थे, लेकिन अपनी एजुकेशन को पूरा करे बिना ही वो स्कूल छोड़ देते थे, एंड स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन का मेन पर्पस था कि ड्रॉप आउट रेट को किसी तरह से हम कम कर लें और रिटेंशन इंक्रीज़ कर ले, यानी कि जो बच्चा एक बार एडमिशन ले लेगा स्कूल में, वो स्कूल छोड़ के ना जाए। अब अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, थर्ड, व्हाट वाज द नीड ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तो इस प्रोग्राम ने ये आइडेंटिफाई किया कि पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बहुत ख़राब है, बिकॉज अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि देर इज़ अ लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, देर इज़ अ लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के माध्यम से उस समय ये चाहते थे कि देयर शुड बी द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सके जिससे कि एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके और टीचर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि वेल ट्रेंड टीचर्स ही स्कूल में पढ़ाने के लिए आए। Now let us discuss कि what is the role of POA, Program of Action, in reorganizing the एजुकेशन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ POA इन रीऑर्गेनाइजिंग द एजुकेशन। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट रोल दैट इज़ इट एड्रेस द की इश्यूज़ इन द एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि अब की इश्यूज़ हमने अभी ही डिस्कस किए कि क्या है की इश्यूज़ थे उस समय, की इश्यूज़ या क्या चैलेंजेस थे। हमें पता है कि उस समय लो एनरोलमेंट रेट इज़ वन चैलेंज। इसके अलावा पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो हमने अभी पहले ही डिस्कस किया है, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू वन एंड ऑल, सबको पूरे समान तरीके से शिक्षा ना मिल पाना, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जैसे कि फीमेल्स हो गई, या सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पा रही। तो POA ने क्या किया कि इन्होंने प्रपोज़ किया कुछ मेजर्स ताकि इन इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकें। तो उन्होंने कुछ ऐसे मेजरेबल स्टेप्स ऐसे बताए, ऐसे डिस्कस किए, जिससे कि हम एजुकेशन में जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज़ हैं, इनको हम इम्प्रूव कर सकें। जैसे कि पहला स्टेप ये हो सकता है कि टीचर ट्रेनिंग अच्छी की जा सके, क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि अगर अच्छे टीचर्स ही नहीं होंगे स्कूल्स में तो बच्चों को आप अच्छा कैसे बना सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्कूल्स
और हमने अभी डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल क्वालिटीज़ नहीं है स्कूल में। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ स्कूल्स बढ़ाना और जो स्कूल्स हैं उनमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना और वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो चैलेंजेस हैं एजुकेशन सिस्टम में वो हम सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट रोल क्या है, नेक्स्ट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन इन द एजुकेशन सिस्टम। देखिए पीओए का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी था कि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्प किया एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि इन्होंने ये एडवोकेट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी पावर्स है ना डिसीजन मेकिंग की, वो स्टेट और लोकल लेवल तक जा सके, ठीक है। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी निर्णय ले रही है तो स्टेट और लोकल लेवल पे जो भी लोकल बॉडीज़ हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करें इफ़ेक्टिवली। तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन के माध्यम से किया गया। और अगर लोअर लेवल पे हम इन पावर्स को पहुंचाएंगे, लोअर लेवल पे हम डिसीजन मेकिंग पावर्स लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इससे ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होगी। जैसे कि एक टीचर है, अगर वो अपने क्लास में एक बच्चे को मॉनिटर बना रही है तो क्या उस मॉनिटर की भी अकाउंटेबिलिटी है कि क्लास में डिसिप्लिन है या नहीं। सेम वे अगर लोकल बॉडीज़ को हम ये अथॉरिटी दे देंगे तो उनके भी एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी टूवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम। समझ आया आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें कि क्या कंट्रीब्यूशन था पीओए का एजुकेशनल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने में, दैट इज़ टू प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे, चाहे किसी भी कास्ट बैकग्राउंड से हो, सोशल या इकोनॉमिक किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो इसमें क्या इनका है कि वॉट एवर हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस जो भी सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिसेस उन्होंने फेस किए या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ ऐसी, तो उनके लिए ऐसे मेजर्स लिए गए जैसे कि रिज़र्वेशन पॉलिसी, ठीक है। उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिज़र्वेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, उनको स्कॉलरशिप्स दिए गए और ऐसे डिसएडवांटेज सेक्शन से जो बच्चे आते हैं उनको फाइनेंशियली भी उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से हेल्प किया जा सके। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल देखें तो पीओए ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया एजुकेशन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने में बाय हाउ इट हैज़ डन इट बाय आइडेंटिफाइंग द की इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स हैं और उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उसके बाद फिर उनको एड्रेस करना, ठीक है, उनको सॉल्व करना कि ये प्रॉब्लम्स हैं और हम इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। सो की फीचर्स में अगर हम देखेंगे, फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑफ एजुकेशन। तो पीओए ने रिकमेंड किया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको यूनिवर्सली एक्सेस मिलना चाहिए एजुकेशन का। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि स्पेशली जो देखो 6 से 14 वर्ष तक एजुकेशन फ्री था, ये तो आर्टिकल 45 के माध्यम से आ ही गया, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है या सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उन तक एजुकेशन फिर भी नहीं मिल पा रही थी। तो इनका पर्पज़ ये था कि जो इस तरह के ग्रुप को बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, डिसएडवांटेज बैकग्राउंड या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, वो भी इस अधिकार से जो 6 to 14 ईयर्स में फ्री एक्सेस टू एजुकेशन, इस शिक्षा के अधिकार से वो उनको ये प्रॉपर ये सही से मिल जाए एजुकेशन, ठीक है। सो इस प्रोग्राम के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि जो भी सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है ना उनको प्रॉपरली एजुकेशन का एक्सेस मिल सके। नेक्स्ट फीचर इज़ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो पीओए ने ये रिकमेंड किया कि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, लैब्स, या फिर ऐसे टीचर्स जो कि क्वालिफाइड हैं, ऐसे टीचर्स को रिक्रूट करना चाहिए। और इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि करिकुलम को भी हमको अपडेट करना होगा और इट शुड बी, करिकुलम
कैसा हो कि जो कि सोसाइटी की नीड के हिसाब से करिकुलम भी होना चाहिए। देन इज़ इक्विटी इन एजुकेशन, इक्विटी इन एजुकेशन, ठीक है। तो POA ने ये रिकमेंड किया कि हमें इस तरह से स्टेप्स लेके आने होंगे कि एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके। देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्लास में अगर 3 बच्चे हैं उनको सब बराबर चीज़ बट गई, दैट इज़ इक्वालिटी। बट इक्विटी इज़ 3 बच्चे हैं, तीनों बराबर हैं, लेकिन एक बच्चा थोड़ा सा वीक है, तो क्या किया टीचर ने, मानो उसको ग्रेस मार्क देकर उन जो बाकी के 2 बच्चे हैं ना उनके लेवल पे ले आए, तो दैट इज़ इक्विटी। समझ आया आपको व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो एक बच्चे को हल्का सा पुश करके बाकी 2 बच्चों के बराबर ले आए। अब ये क्यों करना पड़ा, देखिए मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया POA का मेन पर्पज़ ही क्या था कि जो सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन से बच्चे आते हैं ना, या जो कि विमेन हैं या फिर आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, तो क्योंकि वो पिछड़े रह गए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, हिस्टोरिकल रीज़न, तो उनको हल्का सा पुश देना ताकि वो बाकी जो नॉर्मल कम्युनिटी है, कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनके लेवल पे पहुंच जाए एजुकेशन के माध्यम से। सो दिस इज़ इक्विटी इन एजुकेशन। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, सभी को समान रूप से एजुकेशन का अधिकार मिल सके। तो स्पेशल मेजर्स लेने की ज़रूरत है ताकि डिसएडवांटेज सेक्शन है जिनको अभी तक फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही एजुकेशन की, तो उनको जो नॉर्मल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उस लेवल पे एजुकेशन के माध्यम से लाया जा सके। सो दिस इज़ इक्विटी इन एजुकेशन। नेक्स्ट इज़ योर वोकेशनल एजुकेशन। तो POA ने ये रिकमेंड किया कि वोकेशनल एजुकेशन हमें प्रमोट करनी पड़ेगी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे, एंड स्टूडेंट्स को स्किल्स की नॉलेज हमें देनी पड़ेगी ताकि वो करियर में उनका बेटर फ्यूचर हो सके। तो वोकेशनल एजुकेशन यानी कि स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में भी POA ने काफ़ी एम्फसाइज़ किया। नेक्स्ट अगर हम देखें फीचर, दैट इज़ टीचर एजुकेशन पे भी इनका ध्यान था। अगर अच्छे टीचर्स ही नहीं होंगे, अध्यापक ही नहीं होंगे, तो फिर एजुकेशन सिस्टम को हम इम्प्रूव करने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर्स आर द पिलर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो कैसे टीचर्स चाहिए हमें, वी नीड वेल ट्रेंड टीचर्स, या जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं ना, ऐसे टीचर्स हमको चाहिए होंगे। सो दिस इज़ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें एजुकेशन फॉर वुमेन, अभी मैं शुरू से आपको बता रही हूँ इस पूरे प्रोग्राम में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में, कि एजुकेशन फॉर विमेन की बात कही गई, ठीक है। सो एजुकेशन, विमेन के एजुकेशन को हमें बढ़ाना होगा। और इन्होंने स्पेशली ये भी कहा कि सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए गर्ल्स के लिए स्कूल्स में। फ़ीमेल टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करना पड़ेगा ताकि जेंडर बायस के इश्यूज़ को हम उनको सॉल्व कर सकें। करिकुलम में जेंडर बायस से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बताना पड़ेगा। सो फीमेल्स को यानी कि गर्ल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। देन इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको भी अगर टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएंगे एजुकेशन में तो फिर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात नहीं की जा सकती है। तो कंप्यूटर्स या फिर अदर डिजिटल रिसोर्सेज क्लासरूम में हमको लेके आने पड़ेंगे अगर हम एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। फिर इन्होंने स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, देखो नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या होता है, एक तो फॉर्मल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ देखो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट इज़ फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल सिस्टम, non-formal system, and third category is informal system of education. Now what is the difference between all three? फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आपका स्कूल बेस्ड सिस्टम होता है, जैसे जो आप स्कूल में एजुकेशन ले रहे हो दैट इज़ फॉर्मल। स्कूल से बाहर जो एजेंसीज जहाँ पे आप एजुकेशन ले रहे हो, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से या फिर एडल्ट एजुकेशन जो भी प्रोग्राम होते हैं ना, वो नॉन फॉर्मल के अंतर्गत आते हैं। इसमें एजुकेशन आप लोगे, आप अपनी स्पीड से पढ़ोगे, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ में क्या है कि आप एग्ज़ाम तो दोगे। जैसे ओपन के माध्यम से अगर आप करें तो एक पूरा प्रोग्राम डिज़ाइंड होता है, बस इतना है कि आप अपनी स्पीड से पढ़ रहे हो। उसी तरह से एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें भी क्या है, इवनिंग क्लासेस होती हैं, ठीक है, आप अपनी हिसाब से इसमें भी पढ़ते हो, तो ये नॉन फॉर्मल। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज़ इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जैसे बच्चे हैं वो केवल इन्हीं माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, स्कूल के माध्यम से, घर में बच्चा आ रहा है तो वो अपनी माँ से सीख रहा है, टीवी से सीख रहा है, बड़े भाई बहन से सीख रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स से सीख रहा है।
तो दिस इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ द वन कैटेगरी ऑफ एजुकेशन विच गोज़ फ्रॉम बर्थ टिल योर डेथ। तो बच्चा कुछ ना कुछ आप सीख रहा है फ्रॉम बर्थ टिल हिज ओल्ड एज। तो ये एजुकेशन जो पूरा जो अपने सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर से बच्चा सीख रहा है उसको हम इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कह देते हैं। आपको समझ आया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो इन्होंने नॉन फॉर्मल ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में, क्योंकि देखिए इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत कम था जब ये 1992 की हम बात कह रहे हैं, उस समय में ये आया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए जो ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट कर गए हैं, किसी वजह से शिक्षा उनको नहीं मिल पाई है, तो उनके लिए नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन निकाले गए, एडल्ट लिटरेसी के प्रोग्राम निकाले गए जहाँ पे इवनिंग क्लासेस के माध्यम से ड्रॉप आउट्स को एजुकेशन दिया गया। सो नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने की इन्होंने बात यहाँ पर कही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा दी जा सके। देन दे ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द पार्टनरशिप्स फॉर द एजुकेशन। तो एजुकेशन देखो खाली गवर्नमेंट अगर कहें कि उनका रोल है एजुकेशन में, नहीं, कम्युनिटी का भी रोल है। तो देयर शुड बी द पार्टनरशिप बिटवीन द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, गवर्नमेंट या फिर ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि NGOs जो कि इसमें एजुकेशन से रिलेटेड NGOs हैं, उनका भी इसमें साझेदारी है, या प्राइवेट सेक्टर के रोल को भी हम इसमें इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो एजुकेशन की अगर हम बात कहें तो वो इट इज़ द पार्टनरशिप ऑफ वेरियस एजेंसीज, चाहे वो कम्युनिटी हो या गवर्नमेंट हो या नॉन NGOs हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो पार्टनरशिप से ही एजुकेशन के स्टेटस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगर हम देखें सो अगर हम देखें प्रोग्राम ऑफ एक्शन का मेन पर्पस अगर है, तो हमने अभी जैसे कि पढ़ा कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ही ये बनाया गया था, और इसका मेन फोकस था कि एक यूनिवर्सल एक्सेस दी जा सके एजुकेशन में, क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, एजुकेशन में इक्विटी की बात कही, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करा और टीचर एजुकेशन में भी बेटरमेंट की इन्होंने बात कही, और फोकस इन्होंने किया विमेन एजुकेशन पे। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। और नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने कहा कि इट शुड बी इम्प्रूव्ड। सो वन इन वन ये एक स्ट्रैटेजाइज इन्होंने किया कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हम किस तरह से क्वालिटी लेके आ सकते हैं, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को हम और बेटर बना सकते हैं ताकि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव कर सके और आगे बढ़ सके। So this was the topic today. That's all. Thank you all of you. See you in the next video.